चलिए डियर स्टूडेंट, हमारा जो है ये जो वन संसाधन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका था और अब हम पढ़ रहे हैं अर्थव्यवस्था में जो अब आगे चलते हैं बच्चों। हमारा वन संसाधन कंप्लीट हो चुका था और हम मत्स्य संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मत्स्य यानी मछली ये संसाधन है। देखिए, जो पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है। तो मछली भी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो ये संसाधन है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में मछली पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। इसमें रोजगार की अपार संभावना है और भारत में 1800 प्रजातियों की मछलियां पाई जाती है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था मछली पालन महत्वपूर्ण व्यवसाय के साथ बच्चों इसमें रोजगार की अपार संभावना है। 1800 प्रकार की प्रजातियों की मछलियां पाई जाती है और भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। अब आगे बढ़ते हैं कि भारत में मत्स्य उत्पादन योग्य संभावित क्षेत्र केवल 25% भाग पर ही मछलियां पकड़ी जाती है। यानी कि भारत में जो संभावित एरिया है उसका 25% भाग पर ही मछलियां पकड़ी जाती है। 100% पर पकड़ चुके हैं तो भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है, परंतु हमारे भारत में संभव जो एरिया है या क्षेत्र है उसके 25% भूभाग पर ही मछलियां पकड़ी जाती है। तो यह कुल मत्स्य उत्पादन का 60% तो महासागरों से और 40% आंतरिक जलाशय से प्राप्त होता है। आंतरिक जलाशय का मतलब होता है जैसे नदियां हैं, पोखरे हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, इनसे प्राप्त होता है। यानी कि 60% जो है वो तो कहां से होता है? महासागरों से। तो सबसे ज्यादा मछलियां कहां से पड़ी जाती है? महासागरों से। और 40% आंतरिक जलाशय से प्राप्त होता है। महासागरों से प्राप्त होने वाली कुल मछलियों का, अगर महासागरों से प्राप्त होने कुल मछलियों का 70% तो पश्चिमी तट से प्राप्त होता है और 30% पूर्वी तट से प्राप्त होता है। इसका कारण ये है कि पश्चिमी जो तट है वो शीतला है, कम गहराई वाला है, इसलिए 70% मछलियां पश्चिमी तट से प्राप्त होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत में मत्स्य उद्योग का महत्व, क्या महत्व है भारत में मत्स्य उद्योग का? तो पहला पॉइंट है मत्स्य क्षेत्र में देश में 11 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। जो मत्स्य का क्षेत्र है, जो भारत देश में 11 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है इससे। नेक्स्ट, मत्स्य पालन खाद्य आपूर्ति करने में सहायक है। देखिए, मछलियों से हम अगर चले जाए दक्षिण भारत में और पश्चिम पूर्वी भारत में, तो हम मच्छी चावल खाते हैं लोग, और इन मच्छी चावल की वजह से जो खाद्य वस्तुएं जैसे गेहूं है, चावल है, तो उनकी बचत हो रही है। तो मत्स्य पालन से खाद्य आपूर्ति करने में सहायक है। तो ये खाद्य आपूर्ति करने में भी सहायक है। तो ये महत्व हो गए। पहला महत्व हो गया 11 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। दूसरा है मत्स्य पालन खाद्य आपूर्ति करने में सहायक है। तीसरा है बच्चों, मत्स्य पालन से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जो मत्स्य उद्योग है बच्चों, वो विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि हमारे भारत से विदेशों में मछलियां निर्यात की जाती है, जिससे कि भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है, विदेशी मुद्रा के भंडार बढ़ता है इससे। नेक्स्ट है मत्स्य व्यवसाय अन्य सहायक रोजगार है।
जैसे कि नाव है, जाल बनाना का संचालन करता है। देखिए जो मत्स्य व्यवसाय से जुड़े अन्य जो भी रोजगार है, जैसे कि मान लीजिएगा परिवहन है, लाना ले जाना है, नाव बनाना है, जाल बनाना है, ये लोग भी उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। अगर ये मत्स्य उद्योग बंद हो जाए तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसी वजह से तो एक उद्योग के पीछे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जैसे परिवहन सेक्टर वालों को, कच्चे माल वालों को, सभी को मिलता है। तो वैसे ही नाव बनाने वाले, जाल बनाने वाले, इनका सृजन होता है। और मत्स्य पालन के लिए अनुकूल दशा है। तो आपने देखा होगा कि भारत में मत्स्य उद्योग का महत्व क्या क्या है। 13 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, खाद्य आपूर्ति करने में सहायक है, मत्स्य पालन से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मत्स्य व्यवसाय से अन्य व्यावसायिक रोजगार जैसे नाव, जाल बनाना, इनका सृजन होता है। ये है बच्चों। इसके अलावा मत्स्य पालन की जो उपलब्ध अनुकूल दशाएं कौन कौन सी है, क्या क्या जहाँ पर अच्छा मत्स्य पालन हो सकता है। तो चिचले समुद्र पहला है। चिचले समुद्र बच्चों यानी 100 पैदल 60 फीट इंटू, अगर 100 पैदल का मतलब होता है 60 फीट या 180 मीटर। गहरे चिचले समुद्र तट मछलियों के लिए अनुकूल होते हैं, जहाँ 100 पैदल की गहराई है, यानी कि 600 फीट और 180 मीटर की गहराई है। गहरे चिचले समुद्र के तट मछलियों के लिए अनुकूल होते हैं और इस गहराई तक सूर्य की आसानी से पहुंच जाती है, इसलिए मछलियों की वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त होते हैं। देखिए मछलियों का जो वृद्धि तभी होगी यदि इस जहाँ पर 100 पैदल गहराई हो, तो ये मछलियों के लिए अनुकूल होते हैं, अंडे देने के लिए ये सब चीजें अनुकूल होती है, इससे मछलियां वृद्धि करती है। इस गहराई तक सूर्य की किरणें आसानी से पहुंच जाती है, इसलिए मछलियां वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त उनके लिए भौगोलिक स्थिति है, क्लाइमेट है उनके लिए, जलवायु है। अब नदियों के मुहाने तथा काई मछलियों के प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं, अतः नदियों के मुहाने पर ये खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण मछलियां के विकास के लिए अनुकूल होते हैं। नदियां के मुहाने का, नदियां अपना समुद्र में पानी डालती है, वहां पर क्या होता है, समुद्र और नदियों में एक दूसरे से मिलती है, तो वहां पर एक काई प्लैंकटन जो है मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ होता है। तो ये मछलियों के लिए इन मुहाने पर एक मछलियों के लिए खाद्य पदार्थ मिल जाता है, और तो ये इनके लिए इनके विकास के लिए, इनकी वृद्धि के लिए ये अच्छा अनुकूल जगह होंगे ये मछलियों के लिए। तो ज्यादा नदियों के मुहाने पर एक खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाने के कारण मछलियों के विकास के लिए अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जहाँ पर बच्चों ठंडी और गर्म जलता का मिलन स्तर होता है, वहां पर जो मछलियों का भोजन है प्लैंकटन है, ये दिखता है कारण मछलियों का विकास उपयुक्त होता है। तो जहाँ गर्म और जो समुद्र में गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है, तो वहाँ इस क्षेत्र में प्लैंकटन की अधिकता के कारण मछलियों के विकास के लिए उपयुक्त है। तो ये भी। अब मत्स्य प्राप्ति क्षेत्र की बात करते हैं बच्चों। ये तो हमने देख लिया कि नदी के मुहाने पर है, कहाँ मछलियाँ अच्छी मिलती है, और यहाँ पर उनके सड़े गले पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे कि वो मछलियों का विकास होता है। अब मत्स्य प्राप्ति क्षेत्र, तो देखिए बच्चों, मत्स्य प्राप्ति क्षेत्र की बात करते हैं तो समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र, तो ये क्षेत्र समुद्र तटीय रेखा से 2 किलोमीटर दूर तक पूरे समुद्र की सीमा तक सीमित है। तो हम देखेंगे तो समुद्र तटीय जो मत्स्य क्षेत्र है, ये समुद्र तटीय रेखा से 2 किलोमीटर है, समुद्र तट रेखा से 2 किलोमीटर तक ये पूरे समुद्र तक सीमित है। 2 किलोमीटर ज्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर तक सीमित है। नदी का मुख्य क्षेत्र क्षेत्र, तो हम देखेंगे भाई समुद्र में कहाँ तक मछलियां पकड़ सकते हैं, 2 किलोमीटर तक है, समुद्र तट रेखा से 2 किलोमीटर तक हम। तो ये नदी का मुख्य मत्स्य क्षेत्र, मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र। तो हम देखेंगे आगे मोती मत्स्य क्षेत्र। ये मोती मत्स्य क्षेत्र कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में
आयस्टर मछलियां पाई जाती है जिनसे बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं। जो कच्छ की खाड़ी है, गुजरात में मनाली खाड़ी, श्रीलंका और भारत के बीच में और तमिलनाडु में आयस्टर मछलियां पाई जाती है जिनसे बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं। उनके अंदर मोती होते हैं मछलियों के अंदर। जापानी विशेषज्ञों की सहायता से सौराष्ट्र गुजरात तट पर आयस्टर कल्चर का विकास कर व्यावसायिक मोती फार्मिंग का विस्तार करने की योजना है। अब जापानी विशेषज्ञों की सहायता से सौराष्ट्र गुजरात में गुजरात के तट पर आयस्टर कल्चर का विकास करके व्यावसायिक मोती फार्मिंग का विस्तार करने की योजना है। तो ये मोती मछली क्षेत्र है, कच्छ की खाड़ी, मनाली खाड़ी, तमिलनाडु में आयस्टर मछलियां पाई जाती है जिनसे बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शंख मत्स्य क्षेत्र। समुद्री तटों के दलदलीय तथा उलय क्षेत्र में 13 मीटर की गहराई तक विभिन्न शंख मछलियां पाई जाती है। तो ये वहां पर होता है। अब आगे देखते हैं भारत में मत्स्य पालन के विकास के प्रयास, क्या क्या प्रयास किए गए। देखिए विशेष मत्स्य प्रोता से बनाए गए, यानी कि विशेष मत्स्य जो प्रोता से हैं उनको बनाया गया। आधुनिक बड़ी नौकाएं होगी, नौकाएं नहीं है, नौकाएं बच्चों। इसमें आधुनिक बड़ी नौकाएं का प्रयोग हुआ, आधुनिक बड़ी नौकाओं का प्रयोग हुआ। शीत भंडार तथा प्रसंस्करण पशु प्राणी की इकाइयां स्थापित की गई। इसके अलावा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कोची, विशाखापट्टनम, वेरावल, गुजरात में मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। इनमें जो है तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कोची है, विशाखापट्टनम है, वेरावल है, गुजरात है, इनमें मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। कैसे मछलियों का मत्स्य का पालन किया जाए, ये सब चीजें सिखाने में ट्रेनिंग दी जाती है। वहां पर मछलियों के लिए नए उत्पाद की खोज के लिए मुंबई, बैरकपुर, कोलकाता में, तमिलनाडु में अनुसंधानशाला स्थापित की गई और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी समितियों की स्थापना भी की गई। नेक्स्ट, मछली पकड़ने के लिए प्रमुख बंदरगाह। ये बंदरगाह है मछली पकड़ने के लिए, देखिए और कौन से बंदरगाह है। मंगलोर जो कर्नाटक में बंदरगाह है, बेंगलुरु भी बोलते हैं, मंगलोर भी बोल देते हैं। कोची केरल में है, चेन्नई तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ही है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। आप जो 10वीं की समझने के लिए वीडियो डाल रहे हैं वो भी देख सकते हैं, तो उसमें भी मैंने मैप के माध्यम से बताया है हर चीज को, तो प्लीज आप उसको भी देखें। तो मंगलोर है कर्नाटक में, या प्रमुख बंदरगाह भारत के मछली पकड़ने के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से? मंगलोर कर्नाटक में है, कोची केरल में है बच्चों, चेन्नई तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ये प्रमुख बंदरगाह है। मत्स्य पालन और व्यापार देखिए बच्चों, भारत में मत्स्य पालन चीन के बाद दूसरा स्थान पर है। सर्वाधिक समुद्री मछलियां क्रमशः, अगर हम भारत की बात करें तो सर्वाधिक जो समुद्री जो मछलियां हैं क्रमशः आंध्र प्रदेश में पकड़ी जाती है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर गुजरात, फिर केरल, फिर तमिलनाडु में पकड़ी जाती है। आंध्र प्रदेश में इसलिए पकड़ी जाती है कि आंध्र प्रदेश की जो समुद्री तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। कैसी है? सबसे लंबी है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश का मछली पकड़ने में, मछली इसमें पालने में प्रथम स्थान है, मछलियों को व्यापार करने में प्रथम स्थान है। अब देखिए दूसरे में पश्चिम बंगाल है, तीसरे गुजरात है, चौथे में केरल में, तमिलनाडु में पकड़ी जाती है। फिर अंदर देश के आंतरिक भागों में जो पकड़ी जाती है उसको आंतरिक लोग खा ही जाते हैं। अब है जल संसाधन, ये बहुत ही अच्छा ये तो बच्चों देखिए जल संसाधन में जलीय जीवन है, आपको पता है जलीय जल बिना सब रहीमन पानी इलाके बिन पानी सब सुन, तो वो वाली बातें रही। दास जी ने पानी की भी तो इतनी महिमा गाती है, तो
तो जल ही जीवन है, अगर जल नहीं है तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पृथ्वी का लगभग 71% जल से आच्छादित है, जो कि अधिकतर महासागरों और अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होता है। खारे जल के महासागरों में पृथ्वी का कुल 97% हिमनद, पृथ्वी का कुल 97% हिमनद और द्रव्यभर चोटियों में 2.4% और अन्य स्रोतों से नदियां, झीलें और तालाबों में 0.6% जल पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, आपको पता है कि पृथ्वी के 71% धरातल पर भूभाग पर क्या है, जल फैला हुआ है। 29% स्थल भाग है, जबकि 71% जलमंडल है। तो अधिकतर महासागर है, बड़े जल निकायों का हिस्सा होते हैं। अब देखें हम खारे जल के महासागर पृथ्वी का कुल, खारे जल के महासागरों में पृथ्वी का कुल 97%, यानी कि 97% जो जल है वो खारे जल के रूप में है। बचा 3% जल, उसमें ही द्रव्यभर चोटियों में जमा हुआ है 2.4, अन्य स्रोतों से नदियां, झीलें और तालाबों में 0.7% जल पाया जाता है। यानी पृथ्वी पे 1% जल है बच्चों। कितना परसेंट जल है? 1%। अब 1% जल का ही हम उपयोग कर रहे हैं। तो भारत में विश्व की 17% से अधिक आबादी, 17.5% से अधिक आबादी रहती है, जबकि विश्व का केवल 4% नवीनीकरण जल संसाधन और विश्व के भूक्षेत्र का 2.4% भूक्षेत्र है। देश में एक वर्ष में प्राप्त वर्षा कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन मीटर होती है। अब विश्व में 1% शुद्ध जल है, जो पीने योग्य जल है, जिसमें भूमिगत जल भी है, दो नदियों को तालाबों में जल है, उसका कितना परसेंट है भारत में? विश्व का केवल 4% है, जो नवीनीकरण और जल संसाधन है। मैंने इसको 10वीं के पाठ में पढ़ाया, बट अच्छी तरह से समझाया, आप उसमें भी समझ लीजिएगा। विश्व के भूक्षेत्र का, यानी कि विश्व के जो भूक्षेत्र का 2.4% भारत रखता है क्षेत्रफल। देश में एक वर्ष में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन मीटर है होती है, किलोमीटर होती है। भारत में जल के उपयोग की मात्रा बहुत सीमित है। इसके अलावा देश के किसी न किसी हिस्से में प्राय बाढ़ या सूखे की चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत वर्षा है, जिससे अधिक स्थानीय विविधता पाई जाती है। तो देखिए, भारत में जो जल है उसकी प्राप्ति जो है वो असंतुलन है। जैसे कि महाराष्ट्र, मुंबई में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, या राजस्थान में 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उधर अगर हम चल जाए अरुणाचल प्रदेश की तरफ, उनकी तरफ, तो वहाँ 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो जो भारत में जो वर्षा का संतुलन है वो एक जैसा नहीं है। अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा में वर्षा होती है। तो हमें प्राय देश को किसी न किसी हिस्से में प्राय बाढ़ या सूखे की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत में कुल प्राप्ति का मुख्य स्रोत वर्षा है। भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है, जिसमें अधिक स्थानीय विविधता पाई जाती है। अब देखते हैं बच्चों, वर्षा मुख्य रूप से मानसून मानसून से होती है। भारत में वर्षा का लगभग 80% मानसून काल के 4 महीनों जून से सितंबर तक प्राप्त होता है। उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में ही वर्षा होती है। तो उत्तरी पूर्वी जो मानसून है उससे केवल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा होती है, जबकि दक्षिण पश्चिमी मानसून से पूरे भारत में वर्षा होती है। तो हम देखेंगे भारत में जल प्राप्ति के 2 प्रमुख स्रोत हैं, एक धरातलीय जल और एक भूमिगत जल। धरातलीय जल को देखें, जल जो वर्षा के द्वारा नदियों, झीलों, नालों में से प्राप्त होता है, धरातलीय जल कहलाता है। यानी कि जो वर्षा के द्वारा जल झीलों को, नदियों को, तालाबों को, इनको बांधों को प्राप्त होता है, वह
किस जल है, द्रातलीय जल है। जो जल वर्षा से, अब देखिए वर्षा भारत में प्रतिवर्ष औसतन 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी होती है? 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वर्षण से भारत को 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है और धरातलीय जल संसाधन का लगभग 46% नदियों गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। पहले की हम देखेंगे गंगा किसी नदी है, सदावाहिनी नदी है, क्योंकि इसे ब्रह्मपुत्र गंगा किसी नदी है, सदावाहिनी नदी है, 12 महीने बहती है। तो धरातलीय जल संसाधन का 46% नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। भारतीय नदी में कुल जल का 60% हिमालय की नदियों में तथा 16% मध्य भारत की नदियों में, मध्य भारत की नदियां नर्मदा, ताप्ती, महानदी और शेष 24% भाग दक्षिण भारत की नदियों में, इसमें गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी में प्रभावित होता है। अब अगर हम जल की बात करें तो 60% तो हिमालय की जो नदियां हैं, इसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। भारत की नदी में कुल जल का 60% हिमालय की नदियों में, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, सतलज है, ये सारी जितनी भी नदियां हैं, सिंधु है, इस पर बांध बनाए गए हैं। तो ये इन नदियों में 60% तो ये है कि जैसे जैसे बर्फ पिघलती रहती है वैसे वैसे इनमें नदियों में जल की आवक होती रहती है। अब 16% मध्य भारत की नदियां, इसमें नर्मदा है, ताप्ती, महानदी, ये मध्य भारत की नदियां हैं, मध्य भारत के बीच में। शेष 24% भाग दक्षिण भारत की नदियों में, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, प्रभावित होता है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। बहुत सी किताबों में 2510 की दे रखी है बच्चों। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा भी